ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कितना दिन डाइजेशन पड़ेगा? ऊपर आते हैं डाइजेशन से, ठीक। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। तो ब्रीथिंग कैसे होता है? नाक से, तो सही बात है। जो CO2 का किसके साथ एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन के साथ। इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? रेस्पिरेशन। और इस मैकेनिज्म में जो हेल्प कर रहा है, जो नोस्ट्रिल वगैरह जो हेल्प कर रहा है, वो क्या है? ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, ठीक। जल्दी लिखना मेरे साथ, आज स्लाइड पार करेंगे, ठीक। करो स्लाइड। हाँ, एक ही वर्ड तो था। चलो, तो ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन हेल्प करता है आपको? लंग्स। लंग्स हेल्प करता है, ठीक है। लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है? एब्डोमेन में। तो स्टमक है क्या? थोरैसिक चैम्बर में। थोरैसिक चैम्बर में लंग्स है। ये एक क्या है? एयर टाइट चैम्बर है, ठीक। एयर टाइट चैम्बर है जो स्टोर करके रखा है किसको? लंग्स को। उसके दो लेटरल साइड हैं, एक वेंट्रल साइड है, एक डॉर्सल साइड है, ठीक है, और एक लोअर के साइड में है। ये नीचे के साइड क्या है? डायाफ्राम। ये दोनों लेटरल साइड में क्या होंगे? लंग्स के आसपास ये दोनों सेक्शन क्या है अपना? रिब्स। आगे की ओर क्या है? नहीं, स्टर्नम है अपना। वेंट्रल साइड में क्या है? स्टर्नम। वेंट्रल साइड में क्या है? स्टर्नम। और डॉर्सल साइड में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। ये पूरा लंग्स का सिचुएशन है। नीचे के साइड में एक डोम शेप्ड का क्या है? डायाफ्राम है। रिब्स है दोनों साइड में, आगे की ओर स्टर्नम है और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ये पूरा लंग्स का सिचुएशन है। लिखे, लिखो। स्टर्नम, ये जो आगे का एक बोन है जिससे सारे रिब्स अटैच हो रहे हैं आके, वो स्टर्नम है, जिसमें से कुछ ट्रू रिब्स हैं, कुछ फ्लोटिंग रिब्स हैं, कुछ फॉल्स रिब्स हैं। जब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो बताते हैं। पहले तो मतलब ट्रैकिया हो, मतलब स्टर्नम बना हुआ। ट्रैकिया तो इधर है, स्टर्नम तो इधर है। वही वाला स्टर्नम एक बोन है जिसे रिब्स अटैच्ड है, वो एक बोन है। ट्रैकिया तो अपने नेक पे है। ये जो सीधा बोन दिख रहा है, आप फील करो, है ना, सामने की ओर, वो स्टर्नम है, ठीक। पार करो स्लाइड। रिकॉर्डेड।
डन। ठीक, अब पूरा पैरामीटर कैसे चलता है। ठीक, पहले एयर किस में गया, नॉस्ट्रिल्स में। ठीक, एरिया क्या है, नॉस्ट्रिल्स का एरिया है। वहां पे क्या हुआ, एयर का ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब कि टेम्परेचर लो हुआ। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एयर नीचे आएगा किसके थ्रू, है ट्रैकिया में आएगा पहले, एक कॉमन पाइप में। ठीक, क्या, अरे यार तुम कंफ्यूज कर दे मेरे को, ऐसा नहीं करना है। अरे भाई सही बात बोल रहा है, मेरे को ही कंफ्यूज कर रहे तुम। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स में आएगा। ठीक, उसके नीचे क्या है, लैरिंग्स है, जो कि एक वॉइस बॉक्स है। ठीक, अब नीचे ये पूरा ट्रैकियल ट्यूब में नीचे आएगा। एक यहाँ पे एक ओपनिंग है, विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में एक ओपनिंग है जो कवर करता है ऐसे, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि क्या करके कवर करके रखता है, फूड विंड पाइप को, जिससे फूड अंदर ना जाए। ठीक, अब स्टार्ट होगा लंग्स का पूरा सिस्टम। लंग्स में पहले इनिशियल डिविजन्स है, फिर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। ऐसे डिविजन्स हैं पूरे लंग्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी, टर्सरी के बाद क्या होगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक, उसके लास्ट में आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में क्या आएगा, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा प्रॉपर, जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक, एक मेम्ब्रेन है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, इसको एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक, तो लंग्स किसे, एयर से, नोज, नोज से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये जो ट्रैकियल ट्यूब है वहां पे। ठीक, उसके नीचे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा प्रॉपर एरिया, एल्वियोलाई। ठीक है, ये पूरा डिवीजन है लंग्स का, जिससे एयर अंदर आएगा। ठीक, नोट डाउन करो इसको।
फेरिंग्स से लैरिंग्स में आता है, ठीक है। ये कॉमन पैसेज है जो कि कौन लेके आता है, ट्रेकिया। फिर ट्रेकियल ट्यूब के 5th थोरैसिक वर्टिब्रा में थोरैक्स रीजन पे एक वर्टिब्रा है, जैसे ना पीछे से अगर गिनो तो इधर से वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके नीचे से वर्टिब्रा लाइन आएगा, तो 5वें नंबर वर्टिब्रा पे डिविजन्स होता है। स्टार्ट हो जाता है लंग का, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देन इनिशियल एंड टर्मिनल, लास्ट में एल्वेलाई, ठीक है। इस लंग्स में 2 पार्ट दिख रहा है तुम लोग को, अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, एक है मेरा पैराइटल प्लूरा और दूसरा है विसरल प्लूरा। विसरल बल्ब का वर्ड का मतलब होता है जो अंदर, इधर देखना, ओ ब्रो इधर देख। जो विसरल प्लूरा है वो क्या है, वो कवर करता है लंग्स को। ये देख, अगर ये कवरिंग देख रहा है, ये अंदर की ओर है ना, ये विसरल प्लूरा, ये कवरिंग क्या कर रहा है, ये कवर किसको कर रहा है, लंग्स पोर्शन को, ठीक है, उसको विसरल प्लूरा कहते हैं। पैराइटल प्लूरा क्या होगा, वो कवर करेगा बाहर के सरफेस को, मतलब बाहर के सरफेस में एक ये सरफेस है, ठीक है, एक इधर के सरफेस है, ठीक, एक इधर का सरफेस है और एक अंदर का सरफेस है, ठीक है, 4 सरफेस को कवर कर रहा है। और पैराइटल प्लूरा क्या कर रहा है, अंदर की ओर सब तरफ से क्या कर रहा है, लंग्स को कवर कर रहा है। ये डिविजन्स है प्लूरल का। तो विसरल प्लूरा का एक ही वर्ड है, वो क्या कर रहा है, लंग्स को कवर कर रहा है अंदर की ओर। पैराइटल प्लूरा में 4 पार्ट हो सकता है। अगर वो ऊपर की ओर कर रहा है, ठीक है, एंटीरियर ऑफ द लंग्स, ये नीचे क्या कर रहा है, डायफ्रैग्मेटिक, नीचे की ओर कर रहा है, ये अंदर की ओर कर रहा है तो मीडिया एक्सटर्नल, ठीक है। ये डिविजन्स है लंग्स का। फोटो ले लो। 2 वर्ड लिखना है तुमको यहाँ पे, एक पैराइटल और दूसरा विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या कर रहा है, लंग्स को अंदर की ओर से कवर कर रहा है, बाहर का जो कवरेज है वो पैराइटल प्लूरा कर रहा है। इस प्लूरा के बीच में एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। प्लूरल फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, लंग्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करेगा, उसके हेल्प में आता है। बहुत सारे ऐसा टाइम होता है कि अगर ये प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाए, है ना, सुना होगा ना, लंग्स में पानी भर जाना, ये एल्वेलाई वाला बात नहीं, बाहर की ओर अगर लंग्स में इस पैराइटल फ्लूइड में पानी बढ़ जाए तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अब आप डॉक्टर्स को देखे होंगे, उस वर्टिब्रल, ये जो रिब है ना, ये है ना, इस पार्ट से इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन और उसको फिर बाहर निकालेंगे पानी को, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। ये प्लूरा है, बाहर, अंदर, बीच में प्लूरा। पानी घुस नहीं जाता है भाई, इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल, बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो क्या करता है, वो अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। उसके साथ वो जब WBC और RBC आता है अपना कंपैटिबिलिटी करने के लिए, तो क्या करता है, साथ साथ पूरा बहुत बड़ा मैकेनिज्म चलता है, तो वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। वो इन्फेक्टेड फ्लूइड है एक तरह से, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम करता है दोनों सरफेस के बीच में, ठीक। फोटो ले लो या नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, पैराइटल और विसरल के बीच में अगर गौर से देखो तो यहाँ एक स्पेस है ना, इस स्पेस में वो पैराइटल फ्लूइड्स रहते हैं। क्या येलो वाले लाइट एडजस्ट करो, बाद में तो मिल जाएगा। पीछे से ले लो, कोई एक जन ले लो। यही लिखता देखो, जो राइट लोब है और जो लेफ्ट लोब है, जो लेफ्ट लंग है और जो राइट लंग है, इसमें 3 लोब्स रहते हैं और इसमें 2 लोब्स रहते हैं, ठीक। अलग अलग है। जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स रहते हैं और जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स रहते हैं। ऐसे कुछ डिविजन्स हैं, ठीक है। जहां बन रहा है वहां एडजस्ट कर लो इसको।
कर लिए? ये भी लिख लिए थे ना? ठीक। अब जो लंग है वो 23 जनरेशंस, 23 वो जो लंग है वो अपना 23 जनरेशंस में डिवाइडेड है। ठीक, उसमें जो फर्स्ट 16 है, जो 16 जनरेशंस हैं, और दूसरे कितने बच गए? 16 माइनस 23 मतलब 7 जनरेशंस। इनको कंडक्टिंग कहते हैं। ठीक, जहां पे एयरवे का ह्यूमिडिफिकेशन होता है ना। और दूसरा ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब कि CO2 का गैसियस एक्सचेंज किसके साथ होगा? O2 के साथ। इस तरह से 16 जनरेशन और 7 जनरेशन में डिवीजन है अपने लंग्स का। लिखते जाओ। जनरेशन मतलब ट्री। अगर मैं करूं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लंग्स, अगर आप देखोगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो लंग्स ऐसे एल्वेलाई तक के एक ट्री की तरह हैं, अपने जड़ों की तरह फैले हुए हैं। तो उस तरह से जो ट्री है उसका जो पहला 16 डिविजन्स है वो कंडक्टिंग पार्ट है, और जो नीचे का 7 डिविजन्स है वो क्या? एक्सचेंज होता है, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। O2 CO2 एल्वेलाई एक्सचेंज। हाँ, एल्वेलाई की तरफ से काउंट करते हुए ऊपर ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना सर। तो ऊपर से नीचे तो 7 ऊपर होगा, 16। अरे देख, 16 इधर होगा ना, और 7 नीचे का जो पार्ट है इधर 7 है, क्योंकि जब नीचे क्या हो रहा है ना, कंडक्टिंग पार्ट बोल रहा है, जहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन, और दूसरा वर्ड लिख देता मैं, मान लो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर हो रहा है। ये क्या कर रहा है? बॉडी टेम्परेचर के लेवल में लेके आ रहा है एयर को। बॉडी टेम्परेचर के लेवल में एयर को लेके आएगा या ह्यूमिडिफिकेशन होगा। वो प्रोसेस कहाँ पे हो सकता है? नोस्ट्रिल से क्या होगा? सीक्रेशंस रिलीज होते हैं, फिर धीरे 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 डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप करेंगे। इधर क्या होगा? ट्रैप करेंगे, ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक, ये पूरा पार्ट, तो ये पार्ट कहाँ नीचे कैसे हो सकता है? जनरल सेंस है। और एक गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वेलाई में, तो वो नीचे की और ही होगा ना 7 जनरेशन। लिखो इसको। लिखे? कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में अभी तक क्या बताया था? क्या क्या काम करता है? ह्यूमिडिफिकेशन में काम कर रहा है, और ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स में काम कर रहा है, और बॉडी जो एयर रहता है उसको बॉडी टेम्परेचर के लेवल में लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक तरह का डेड स्पेस कह सकते हैं इसको अपन। ठीक, इस स्पेस में क्या हो रहा है? नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज। ठीक, समझ गए यहां तक ये कहानी?
इसकी जो लाइनिंग है, अब बॉडी के हार्ड पार्ट का एक लाइनिंग है, वो किसी ना किसी सेल से लैंड किया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। सुने ना नाम, एनसीईआरटी में बहुत जगह दिया हुआ है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, ये काम क्या करता है? ये क्या करता है? सीलियरी मोमेंट्स में हेल्प करता है। सीलियरी मोमेंट्स कैसा होता है? वन साइडेड या टू साइडेड? वन साइडेड। ये जो लंग है, ये जो लंग्स का डिवीजन है, ये क्या करेगा? सारे स्पूटम को अपने को ऊपर की ओर भेजेगा। स्पूटम समझते हैं ना? नहीं समझते स्पूटम? अगर बहुत ज्यादा कफ हो जाता है तो क्या आता है? बलगम आता है ना जो बाहर, हाँ, तो बलगम का जो एक प्रकार है वो स्पूटम है। स्पूटम क्या करता है? एक समय के बाद धीरे 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 क्या होता है? कफ ऐसा बन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप उसको एक्सपेल कर देते, निकाल देते। तो ये जो प्रोसेस है वो पूरा कहाँ पे है? कंडक्टिंग पार्ट में है। ठीक है, क्योंकि स्पूटम क्यों ऊपर आ रहा है? सीलियरी मोमेंट्स के कारण। और वो मोमेंट क्यों हो रहा है? उस एपिथेलियम के कारण, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है? ऊपर की ओर भेज रहा है उस मोमेंट्स को। सीलियरी मोमेंट्स के कारण स्पूटम धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है, और उसको फिर आप क्या करोगे? क्लियर कर दोगे। लिखो, दूसरा है क्या है? एक्सचेंज का जो पार्ट है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट जो होगा लास्ट के 7 जनरेशन, उसमें क्या होगा? एक्चुअल डिफ्यूजन होगा किसमें? एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बीच में। किसका? गैसियस एक्सचेंज किसका होगा? O2 और CO2 के बीच में। ठीक, पार करूं? लिख ले। लंग के एनाटॉमी में अगर और देखिएगा तो क्या है? लंग्स स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, ये एक स्मूथ मसल, ये तो दिख ही नहीं रहा है। स्मूथ मसल्स का लंग्स बना हुआ है। ठीक है, तो लंग्स में अब दो पार्ट हो सकता है, या तो लंग्स क्या होगा? फूलेगा, या तो क्या होगा? बोलना रे भाई, श्रिंक हो जाएगा। तो जो फूलेगा उस पार्ट को क्या कहते हैं? ब्रोंको डायलेशन। और दूसरा कंस्ट्रिक्शन पार्ट होगा, उसके ऊपर बस नाम लगा दो, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक, दो ही मैकेनिज्म हो सकता है स्मूथ मसल्स के थ्रू या लंग्स में, या तो लंग्स एक्सपेल करेगा, या तो ब्रोंको डायलेशन होगा, या कंस्ट्रिक्शन होगा। तो इस पोजीशन में कब एक डिजीज है लंग्स का, अस्थमा, कब होगा? ब्रोंको डायलेशन में या कंस्ट्रिक्शन में? कंस्ट्रिक्शन में। यहाँ पे डिजीज होगा मेरे को क्या, अगर मैं बात करूं, अस्थमा। और मेरे को अस्थमा को अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? डायलेशन। तो कोई भी ऐसा काम जो क्या कराता है? ब्रोंको डायलेशन कराता है, वो अस्थमा के
का ड्रग बन जाता है, या फिर कुछ भी है वैसा खाना खाओ, वो क्या करता है, ब्रोंकोडायलेशन कराता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक, ये सब ब्रोंकोडायलेशन का काम है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे ड्रग करते हैं। या फिर ये पूरा मैकेनिज्म है, कैसे होगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कैसे होगा ब्रोंकोडायलेशन। देख लिए, आगे है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उसके पहले कुछ जो छोटा छोटा पार्ट है मैं वो बता दे रहा, ठीक है। अगर आपको लंग्स रिलेटेड क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने वाला है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक। फॉर एन इंस्टेंट, सबसे पहले अगर मैं किसी पेशेंट को हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाऊं या किसी आदमी को हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाऊं तो क्या दिक्कत होगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं अगर पता है तो? एक्लेटाइमाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट, है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया ऐसा कंडीशन होगा। अब क्या करेगा बॉडी, इसके अगेंस्ट एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिसको क्या बोले, एक्लेमेटाइजेशन, एडेप्टेशन, मतलब एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा बॉडी, ठीक। तो उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट से पहले होगा इंक्रीज्ड वेंटिलेशन। आप क्या करोगे, जोर जोर से सांस लोगे, ठीक है, लंग को जितना ज्यादा इन्फ्लेट करने की कोशिश करोगे जितना पॉसिबल है। दूसरा क्या होगा, इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो बॉडी में जो है सेल्स को प्रॉपर ब्लड पहुंचेंगे। और तीसरा क्या होगा, ब्लड वेसल, अगर और ज्यादा टाइम तक आप रहोगे ऊपर तो एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड में पेशेंट को लेके जा रहे हो विद टाइम ये प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के अगर एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुआ, अगर वो बॉडी अडेप्ट नहीं हुआ तो आपको क्या होगा, डिजीज कंडीशन पे जाने लगोगे धीरे धीरे, ठीक है, सेरेब्रल एडिमा और अलग अलग रिलेटेड डिजीज होने लगेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा पेशेंट को उस टाइम पे, नहीं है, सबसे बेस्ट प्रोसेस है पेशेंट को या उस आदमी को नीचे उतार दो, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में ले आओ, है ना, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। है हवे में कैसे हो सकता है, हवे में होगा, अरे भाई अंदर ऑक्सीजन रहता है। हाई एल्टीट्यूड इन द सेंस माउंटेन्स की ओर जा रहे हैं, ट्रैक करने जा रहे हैं, ठीक। अगर कोई ट्रैकिंग पे जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं कहानी अपने बारे में, तो क्या करना है, ऊपर कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे, उसको फिर नीचे उतार देते हैं, बेस्ट, कुछ भी लगा के उतारो।
ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड वेसल्स का, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का पेरिफेरीज में फॉर्मेशन होने लगेगा, वो प्रोसेस एंजियोजेनेसिस कराता है। बता, ग्राउंड पे होगा। एनॉक्सिया ऐसा कंडीशन जब आपको कोई फोर्सफुली क्या बोलता है ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड कम करे तो उसको एनॉक्सिया कहते हैं। चलो चलो, एक और कंडीशन हो सकता है जब अपन लिख लिया इसको पूरा, हाई एल्टीट्यूड में नहीं, अब फिजियोलॉजिकल रिस्पांस अगर मैं बात करूं, अगर किसी को स्पेस पे भेजेंगे या ग्रेविटी का बात करें, अगर तो कंफर्टेबल है ना तुम लोग ग्रेविटी का बात करने के लिए? खांसी में सांस टूट जाए, फांसी सर्वाइकल वर्टिब्रा के कारण होता है। हाँ, ग्रेविटी के कारण क्या हो सकता है, ग्रेविटी अगर बढ़ सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ग्रेविटी घट सकता है। इसको मैं अगर लिखूं तो पॉजिटिव, इसको क्या नेगेटिव। ठीक, अगर ग्रेविटी बढ़ जाएगा तब क्या होगा? हाँ, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लें फॉर एन इंस्टेंट इस अर्थ में आज अगर ग्रेविटी बढ़ जाए, ग्रेविटी कितना है नॉर्मल ग्रेविटी? 9.8, 10 2 किधर बाकी। ठीक, अगर ग्रेविटी ऊपर बढ़ गया तो क्या होता है? मून में क्या दिक्कत होता है? मून में ग्रेविटी बढ़ती है घटती है? तो क्या होता है, इंसान उड़ता नहीं। बॉडी में क्या दिक्कत हो सकता है? मास कम हो जाएगा, हाँ? डाइजेशन भी नहीं होता है, बहुत कुछ नहीं होता, खाना भी नहीं खा पाते, डाइजेशन नहीं होता है। अरे भाई उड़ता है बॉडी में, मतलब वहाँ वो वैक्यूम वाली कंडीशन रहती है। कौन सा वैक्यूम होने वाला है? अरे भाई जब ग्रेविटी, अगर मार्स पे गए कोई आदमी, जीरो ग्रेविटी है, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव की ओर आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत होगा पेशेंट को? क्या दिक्कत है? ब्लड रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड, एयर रिलेटेड क्या दिक्कत होगा? अरे भाई अभी ग्रेविटी कितना है? 9.8 है, इसको घटा के मैं 0 की ओर ले जाऊंगा, ठीक, अब क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड किधर जाएगा बॉडी में, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? ऊपर की ओर जाएगा, तो उससे क्या होगा? नहीं, बॉडी अगर बॉडी नीचे की ओर जाए, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? ब्रेन को औकात से ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ जाएगा, तो क्या होगा? पेशेंट रेड आउट हो जाएगा, आईज रेड हो जाओ, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेड आउट, रेड आउट, रेड आउट हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। इसके अगेंस्ट और एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या हो सकता है कि अचानक से ग्रेविटी बढ़ गई तो क्या होगा? पेशेंट, हाँ, तो पेशेंट क्या हो जाएगा? ब्लैक आउट हो जाएगा। ये रेड आउट और ब्लैक आउट का मतलब क्या है? ये आईज रेड हो जाएंगे ना, हाँ, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड, हाँ, ये कंडीशन है। अगर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो क्या होगा? ब्लड फ्लो ऐसा डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी का, ठीक। एक और प्रॉब्लम हो सकता है, अगर तुम बॉयल्स लॉ पढ़े होगे, बॉयल्स लॉ पढ़े हो? क्या है? प्रेशर एरिया और अरे लंग्स चैप्टर में बॉयल्स लॉ बहुत जरूरी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने के लिए। यस, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक। तो जैसे सी में
सी में अपन नीचे की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अगर मान लो फॉर एन इंस्टेंट तुम कुछ लगभग 4 किलोमीटर नीचे हो, ठीक, दो ही ले लेते हैं यार इजी, और अचानक से ऊपर आ रहे हो तो कोई दिक्कत होगा? क्या होगा? सांस तो ले ही नहीं रहा भाई, लगा के जाएंगे ना नीचे। नहीं, बबल्स फॉर्मेशन होने लगता है जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो बबल्स क्या होते हैं, हो सकता है चांसेस है कि ब्रेन पे आ जाए, यानी तो आपको पाल्सी हो जाएगा, जिसको ड्राइवर्स पाल्सी कहते हैं। मतलब कि आप अचानक से क्या हो जाओगे, पैरालाइज्ड हो जाओगे। ठीक, ये चांसेस है। ये कुछ फिजियोलॉजिकल लिमिट है, मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो लंग रिलेटेड या कॉमन लाइफ में हो सकता है। ठीक है, ये किधर चला गया? चलो अब देखते हैं आगे का पार्ट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो एवरेज ग्रेविटी है तो अपना 9.8 वेस्ट, ऊपर जाएंगे तो वो तो धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, एक फिक्स लिमिट नहीं है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। रेस्पिरेशन किसके कंट्रोल में है? न्यूरल कंट्रोल्स में है। लंग्स कर सकते हैं न्यूरल रेगुलेशन, तो अपना रेगुलेशन कंट्रोल नहीं करता रेस्पिरेशन का। हाँ, तो कुछ पार्ट क्या है, वॉलेंट्री है, क्या है, कुछ पार्ट क्या है मेरा, वॉलेंट्री है, और कुछ पार्ट क्या है मेरा, इनवॉलेंट्री। एक लिमिट तक ही है वॉलेंट्री है, उसके बाद क्या होता है, इनवॉलेंट्री सिस्टम पे है। जो इनवॉलेंट्री पार्ट है वो मेरा ब्रेन स्टेम कंट्रोल करके रखा है, पूरा जो दिमाग का जो सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेन स्टेम कंट्रोल का। हाँ ठीक है, कुछ पार्ट वॉलेंट्री है, कुछ पार्ट इनवॉलेंट्री है। तो इसमें से जो ब्रेन के जो सेंटर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, पॉन्स में है, और दूसरा किस में है, मेडुला में है। इसमें 2 सेंटर हैं, इसमें 3 सेंटर हैं। पॉन्स और मेडुला का बहुत बड़ा रोल है रेस्पिरेशन में। तो मैं मेडुला का जो बात बताया था फांसी रिलेटेड, वो क्या होगा, टूट जाएगा अचानक से। मेडुला मतलब कि वो सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है, वो टूट के किस में चले जाएगा, मेडुला में चले जाएगा, और वहां से रेस्पिरेटरी सेंटर ब्लॉक हो जाएगा, तो खेल खत्म। ठीक, लिखो इसको, मैं बताता कि कैसे मेडुला में ब्लॉक होगा। तो इजी वे बताता फांसी लगाने का। मैं फेमस हो जाऊंगा भाई अचानक से।
ब्रेन स्टेम, स्टेम STEM। कॉर्टिकल। अच्छा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिख लो फॉर नॉलेज। है ना, बढ़ाओ। चलो, न्यूरो एनाटॉमी पढ़े या फिर CNS, ये सब कुछ पढ़े हो? कुछ पॉन्स कहाँ पे होता है, मेडुला कहाँ पे होता है? ये मेरा पॉन्स है और नीचे वाला पार्ट क्या है, मेडुला है, रेगुलर रेस्पिरेशन में। ठीक, तो मैं क्या बोला, मेडुला में कितने रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं? 3, और पॉन्स में 2। ठीक, जो पहला सेंटर है और दूसरा सेंटर, जो पहला सेंटर है उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और जो दूसरा सेंटर है उसको एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हैं। ठीक, मेडुला में जो पहला सेंटर है उसको प्री बॉजिंगर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्री बॉजिंगर कॉम्प्लेक्स। और 2 इधर, एक को कहते हैं वेंट्रल, एक को कहते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। वेंट्रल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स और दूसरे को डोर्सल साइड में तो डोर्सल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये पॉन्स है, मेडुला, और इसी के ठीक नीचे क्या होगा मेरा? सर्वाइकल वर्टिब्रा। एग्जैक्टली। तो ये जो प्री बॉटिंगर कॉम्प्लेक्स है वो एक तरह का रेस्पिरेटरी रिदम फॉलो करता है। रेस्पिरेटरी रिदम, जब तुम कुछ नहीं भी सोच रहे हो, सांस लेने के बारे में हमेशा इसका सिग्नल देना पड़ता है? नहीं, तो उसको जो मेंटेन कर रहा होता है उसको प्री बॉटिंगर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और प्रोन्यूरोस्टिक सेंटर क्या करता है? कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन को। एक लिमिट तक भी इंस्पायर कर सकते हैं ना, उसके बाद क्या हमको छोड़ना पड़ता है, तो क्या करता है? कंट्रोल कर रहा है इंस्पिरेशन को। अल्टीमेटली ये दोनों का सेम कॉम्प्लेक्स है, वो हाई लेवल मेडिकल टर्म्स है, समझ में आएगा आगे जाके। ठीक, अरे नहीं जब पढ़ोगे, अगर मन किया पढ़ने का एक्स्ट्रा ऐसा थोड़ा ना कॉलेज जाने के बाद सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। ठीक, तो प्री बॉटिंगर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? जो मेडुला है वो आके प्री बॉटिंगर कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। और ये अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी रिदम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टीमेटली पेशेंट का डेथ हो जाएगा। और ये अगर नॉर्मल मैकेनिज्म में काम कर रहा है तो क्या होगा? नॉर्मल रेस्पिरेशन चलता रहेगा आदमी का। ठीक है, आसानी तो बता रहा, तो फांसी का ही तो सबसे आसान तरीका है ना। फांसी में क्या होता है, अगर आपको फांसी, अच्छा बिना तड़पे नहीं तो फांसी में नहीं हो तो अरे तो फांसी लगाने आना चाहिए ना। फांसी, अब जब घर की जो फांसी लगाते हो
वो अलग होता है। जो घर की जो फांसी लगाते हैं उसमें क्या होता है, जब आप फांसी लगा रहे होते हैं तो ये क्या होता है, विंड पाइप ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है। जो ट्रेकियल ट्यूब्स हैं वो क्या होगा, ऑब्लिटरेट हो जाए, तो आपको सांस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर नहीं आएंगे। तो आप जब तक पूरा बॉडी में सांस नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका डेथ होगा। तब तड़प तड़प के 30-40 मिनट के बाद किसी को आपको फांसी लगाया तो उसको अगर 15-20 मिनट में उतार के ले जाओगे हॉस्पिटल तो क्या हो जाए, तो उसको बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरे बॉडी में अभी तक वो विंड पाइप ही उसका डैमेज हुआ है बस, अभी तक लंग्स ऐसा कोई ब्रेन ऐसा कोई डैमेज नहीं हो रहा, सब ठीक है। उस पेशेंट को क्या होगा, मोस्टली जीभ बाहर आ जाएंगे, साइनोसिस का दिक्कत होगा, मतलब कि नीला पड़ जाएगा वो आदमी, है ना। आंखें बाहर नहीं आ जाएंगी और नीला पड़ जाएगा आदमी, ठीक है। और जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में जो फांसी दिया जाता है उसमें क्या, फांसी लगा के अचानक से जो लटकाया जाता है वो जो हेवी लिफ्टिंग के साथ, तो क्या होता है, वो सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो स्पाइन है वो टूट के ये जो स्पाइन है ये टूटेगा और क्या होगा, मेडुला में ऑब्लिटरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मेडुला डिस्टर्ब हो गया तो हाँ, रेस्पिरेटरी रिदम ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि अभी आप फिर क्या होगा, पेशेंट को सोच सोच के सांस लेना पड़ेगा हमेशा। जैसे वो सोएगा, ऐसा एक दिक्कत होता है, स्लीपिंग ब्यूटी करके एक बीमारी होता है कि जैसे वो सोएगी वैसे वो सांस लेना भूल जाएगी या भूल जाएगा। तो वैसे लोगों को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में रखा जाता है प्रोलॉन्ग लाइफ टाइम के लिए। उनका मेडुला का प्री बॉर्डिंगर कॉम्प्लेक्स अगर डेवलप नहीं कर रहा होता है तो वैसे दिक्कत, क्योंकि जब तक वो वोम में है तब तक तो वो मदर के थ्रू काम चल रहा है, जैसे वो बाहर आएगा वैसा दिक्कत होगा। तो उसको क्या होगा, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में रखा जाएगा वैसे लोगों को। मतलब सर ये पैदा होने से पहले भी हो सकता है? ये तो टूटना नहीं है, ये तो फांसी है। अगर ये हो सकता है ना, अगर कोई पैथोलॉजी हुआ और ये मेडुला उसका डिस्टर्ब रहा, ये डेवलप नहीं हुआ ये सेंटर, तो जैसे वो आदमी क्या करे, जब तक वो जागा रहेगा, वो जब तक वो चाहेगा तब तक वो सांस लेगा, तो सोचना पड़ेगा सांस लेने के लिए, ठीक है। जैसे वो सोएगा तो क्या होगा, जब से तुम सोते हो तो रेस्पिरेटरी रिदम, सो जागो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो काम कर रहा है अपना। तो उस लोगों में क्या होगा, वो तो रेस्पिरेटरी रिदम आराम उसका काम नहीं कर रहा है ना, ब्लॉक रहेगा। जैसे वो सोएगा मतलब उसका वो वॉलेंट्री पार्ट काम करेगा जब तक वो जागा रहेगा, इनवॉलेंट्री पार्ट काम नहीं करेगा। जैसे इनवॉलेंट्री पार्ट काम नहीं करेगा मतलब वो सो गया तो खो गया। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ठीक, लिखो इसको। प्रेशर, जब हाइब्रिड क्लासरूम नहीं चलेगा तब बताऊंगा ये सब है। हाँ नहीं, कुछ कट नहीं होने वाला है। लिख लिए? कुछ लोग लिख रहे हैं। हो गया?
नीमोटैक्सिक सेंटर। चले, ये हुआ ब्रेन का पार्ट। कुछ ऐसे हैं जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो केमिकल बेस्ड अगर चेंजेस होगा तो रेस्पिरेशन को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। क्या है तो फालतू है। कीमो रिसेप्टर्स, कुछ ऐसे कीमो रिसेप्टर्स हैं, जैसे फॉर एन इंस्टेंट अगर O2 का लेवल घटेगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा तो भी क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। कुछ इसके अलावा एक और है कैरोटिड सेंटर्स। नेक पे ऐसे कुछ कैरोटिड सेंटर्स हैं जिनके कारण भी होगा। और दूसरा CSF जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, H+ आयंस होते हैं, ये भी डिटेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी को, फिर वो ऊपर नीचे ठीक मैकेनिज्म चलता है। लास्ट पेज में है ये, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पढ़ो वो पूरा पैराग्राफ पढ़ो। लिख लिए, पढ़ लिए, हो गया सारा लाइंस। हाँ ठीक। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, एक प्रोसेस है, इंस्पिरेशन मीन्स क्या होगा, एयर, हाँ एयर अंदर की ओर इंस्पायर होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्सपीरेशन, क्या एक्सपायर करेगा, हवा बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। ये किसके अलोंग होता है, बॉयल्स लॉ के अलोंग, मतलब कि क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, हाई टू लो की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, काम क्या करता है, बॉयल्स लॉ, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक। तो जब मैं इंस्पायर कर रहा हूँगा, जब हवा अंदर की ओर आएगा तो क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर क्या, तब क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा,
बस वेट वेट वो प्रेशर ग्रेडियंट किसके अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग का प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा रहेगा तो लंग्स में प्रेशर कम रहेगा, तो क्या होगा, हवा अंदर की ओर आएगा। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होगा और लंग्स में प्रेशर कम होगा तो बाहर की ओर जाएगा, ठीक। ये पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, ठीक। तो 3 प्रेशर हैं जिसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, ठीक। 1 2 3, ठीक। कॉपी में भी दिया हुआ है, देखो तो पहला क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। मिला रे भाई, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इस 2 वर्ड से समझ में आया होगा, प्लूरल और पल्मोनरी। लो लंग्स के बीच का जो एरिया का जो प्रेशर है उसका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहेंगे, और दो प्लूरा के बीच का जो प्रेशर है उसका इंट्रा प्लूरल, और इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो उसको ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कहेंगे। ठीक, ये 3 प्रेशर ग्रेडियंट है जिसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या हो जाता है, -2.5 mm ऑफ H, ठीक। इसके अकॉर्डिंग प्रेशर काम करता है। अगर मैं बताऊं, ये फॉर एन इंस्टेंट लंग्स है, ठीक है। अगर एयर अंदर आया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे ये क्या है, ये जो एब्डोमेन है वो क्या हो जाता है, डोम शेप्ड का, वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट एब्डोमेन, ठीक। फिर क्या होगा, जब अगर यहाँ प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ प्रेशर अगर घट गया और यहाँ प्रेशर बढ़ गया, ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ प्रेशर घट गया और यहाँ प्रेशर बढ़ गया, तो जैसे हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, समझे, ठीक। जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स में प्रेशर कम होगा, तो एयर क्या होगा, अंदर की ओर आएगा, होगा ना। हाँ, बस साइकिल की कहानी है, ठीक, एग्जैक्टली ऐसा चलेगा। तो कुछ मसल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, कुछ है इंस्पिरेटरी मसल, कुछ है एक्सपिरेटरी मसल्स। फॉर इंस्टेंट अगर यहाँ डायग्राम देखो तो यहाँ पे है ना मसल्स है ना, ये सारे, इसको इंटरकॉस्टल्स मसल्स बोलते हैं। ये कॉस्टल रीजन है और इन दोनों के बीच के मसल्स को इंटरकॉस्टल्स मसल्स बोलते हैं। इंटरकॉस्टल्स मसल्स कहते हैं, ठीक है। इनका 2 डिवीजन है, एक बाहर की ओर रहेगा और एक अंदर की ओर, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और दूसरा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक। दूसरा कौन सा मसल हेल्प करने वाला है, ये डायफ्रैग्मेटिक मसल्स। जब इंस्पिरेशन करेंगे तो डायफ्राम कौन से शेप में होगा, और जब एक्सपीरेशन करेंगे तो डोम शेप में आ जाए। मतलब एक्सपीरेशन में डायफ्राम को कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो बस अपनी शेप में आ जाएगा, तो एयर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक उसमें मसल क्या हेल्प करेगा, उसका एक्सपीरेटरी मसल्स, ठीक है। और इंस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस में कौन करेगा, इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करेगा, इंस्पिरेटरी इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक। साथ साथ अगर आपको फोर्सफुल एक्सपीरेशन करना है तो इसी डायफ्राम पे क्या होता है, 6 पैक एप्स, है ना। 6 पैक एप्स दुनिया के हर इंसान के पास है, नहीं फैमिली दिखता नहीं है, और अंदर जब आप फैट काटोगे तो सबके पास ये मसल्स है। इस मसल का नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। उसको आपके पास सारा मसल्स है, बस उसको दिखाने का जरूरत है, ठीक। हाँ,
ये रेक्टस एब्डोमिनस जो 6 पैक मसल्स है वो क्या करेगा, जब आपको फोर्सफुल एक्सपीरेशन करना रहेगा, जैसे फॉर इंस्टेंट आप कार्डियो करते हो, दौड़ते हो बहुत ज्यादा, तो क्या जोर जोर से सांस लेते हो, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो चेस्ट मसल्स मूव होता ही होता है, साथ साथ क्या होता है स्टमक के भी मसल्स, मतलब डायफ्रागमेटिक के जो नीचे के मसल्स है वो मूव होते हैं, उसको रेक्टस एब्डोमिनस ये क्या करेगा, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में हेल्प करेगा मेरा, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में जो हेल्प करेगा उसको रेक्टस एब्डोमिनस। तो कितने मसल्स हैं? नहीं अरे भाई, कितने मसल्स हैं जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, डायफ्रैग्मेटिक, रेक्टस। ठीक, ये सारे मसल्स किस में हेल्प करेंगे मेरे को? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में। आज का लास्ट का 10 मिनट सेशन, लास्ट का 10 मिनट क्या लेते हैं अपन? एक डिजीज। ठीक, तो क्या है? अस्थमा। क्या होता है अस्थमा? सांस नहीं आता है, लंग्स श्रिंक हो जाता है, और कुछ? डस्ट एलर्जी, वो तो ट्रिगर पार्ट हो गया। जैसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस होता है हिस्टामिन्स के कारण, कंस्ट्रिक्शन हिस्टामिन के कारण होता है तो अस्थमैटिक अटैक आ जाता है। ठीक, जब क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है अस्थमा में। सबसे पहला वर्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा अस्थमा में। ठीक, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा तो हमको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? ब्रोंको डायलेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो जो एल्वेलाई है उसके सरफेस पे एक टेंशन लगता है जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है? क्या पकड़ के रखेगा? इनवर्ड फोर्स लगाता है किसी भी चीज में। फॉर एन इंस्टेंट वाटर मॉलिक्यूल में क्या करता है? वाटर में पानी के ऊपर सरफेस टेंशन रहता है तो इनवर्ड फोर्स लगाता है। तो अगर वो इनवर्ड फोर्स लगा रहा है तो वो क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? एक सरफेक्टेंट यूज करते हैं जो उसको बचाए, उसको हेल्प करता है कोलैप्स नहीं करने में। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दिखेगा अस्थमा में। ठीक, अगर मैं चाहता कि इसको, सरफेक्टेंट क्या होता है? मोस्टली स्टेरॉइड्स में होते हैं या बहुत सारे फूड्स में होते हैं। ठीक, तो तुम कैसे समझेगा किसी पेशेंट को अस्थमा है? नहीं, नॉर्मल ब्रीथिंग कितना रहता है एक आदमी का? बीपी का नहीं बात कर रहे, नॉर्मल ब्रीथिंग 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है एक आदमी, नॉर्मल आदमी? 30 बार। बहुत ज्यादा, 72 बार। तो दिल क्या काम करता है? झाल बजाता है। 15 से 20 बार। और कोई? फेंको ना रे, जल्दी जल्दी फेंको। 17, 20, 20 क्या? एक्स टाइम्स। तो गेट खोलो इसके लिए। और कोई बोलना? लास्ट नहीं बोलेगा? 12 से 16 पर मिनट, सॉरी पर। तो 72 बार करेगा तो ऊपर। कपाल भारती नहीं रे, यहाँ क्या लिखा है? एन लिखा हूँ। एन मतलब नॉर्मल। हाँ, अब नॉर्मल में भी 72, 12 और 72 में कितना अंतर है? 5 मिनट का जोड़ के बोला था। ये सही बोलना चाह रहा था लेकिन इससे गलती हो गया थोड़ा सा। चलो, इसको कल अवार्ड दिया जाएगा, जो दे दो तुम लोग। नहीं रे बे, इतना दिन रात दिमाग में एक ही बात याद आता है ना।
ठीक। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा, पेशेंट को बहुत जल्दी जल्दी वो सांस लेगा, ठीक है, इस कंडीशन को टैकेपिनिया। ठीक, और क्या कंडीशन हो सकता है पेशेंट को? अरे वो तो समझ गए रे भैया, सांस ही लेने में दिक्कत हो रहा है पेशेंट को। इसका विंड पाइप पतला हो जाता है। क्यों पतला होगा विंड पाइप? है? पानी पी लूं मैं, सोचो तुम लोग भाई। बोलो भाई, कुछ बचा है तुम लोग के पास कि मैं ही बोलूं? मैं क्या बताया था, ब्रोंकियल ट्रीज, ठीक है। तो उसमें क्या है, इनिशियल ब्रोंकियल्स और क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स। वो क्या करेंगे, एक समय के बाद क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंकिंग ऑफ ब्रोंकियल्स, यही वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। जब ब्रोंकियल्स श्रिंक कर जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो पेशेंट साइनोसिस और बहुत सारा दिक्कत होने वाला है सबको, ठीक है। इस पूरे बीमारी का नाम यहाँ अस्थमा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इसका पूरा नाम है ब्रोंकियल अस्थमा। तो सीधी सी बात है, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है वो है ब्रोंकियल अस्थमा का पार्ट, ठीक। और डिजीज पढ़ेंगे क्या आज? समय हो गया क्या? वो स्मोकिंग रिलेटेड होता है एम्फाइजीमा, कल पढ़ेंगे, नहीं तो फिर खत्म। हाँ, दमा अस्थमा है। हाँ, ठीक। चलो पीछे चले, क्या आज का रिवाइज कर लेंगे क्या? हो, ये क्या है? अच्छा, ये स्लाइड तो तुमको सबको समझ में आया है भाई, मेरे साथ रहो। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड पेज, ठीक। पूरा लाइन देखो, मैं सब पढ़ा दिया हूं उसमें। है बने बने, ये पूरा फर्स्ट पेज में ही है यहां तक, ठीक। उसके बाद उसी में है, सेकंड पेज में आओ। हाँ, मैकेनिज्म नहीं, फर्स्ट पेज में ही। हाँ, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ठीक। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एक छोटा सा ये लेना, पेपर लेना, उसको चिपका देना कॉपी में, ठीक। स्मूथ मसल से समझाने के लिए डायग्राम दिखाया हूं मसल्स का, ठीक। ये है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये समझने का कॉन्सेप्चुअल। न्यूरल रेगुलेशन लास्ट पेज। पढ़ लिए तो इसको तो तुम लोग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग खोलो, पढ़ो उसको। तो लिख लो, दिया है दूसरे जगह में दिया है। मैं भी देख लूं क्या, कुछ छूट गया क्या तुम लोग के लिए? स्पायरोमीटर एक वर्ड छूट गया यार। स्पायरोमीटर होता है जिसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए अपन असिस्ट करते हैं। स्पायरोमीटर चेक करता है कि लंग्स का कैपेसिटी क्या है।
जब उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं और एक पाइप ऐसा होता है उसको क्या करते हैं, ब्लो करने के लिए। तो कितना एक्सहेल कर पा रहा है एयर, उसको लंग को इन्फ्लेट कितना करो, उसको बोलेंगे जोर से सांस लो, जितना जोर से सांस ले सकता है लो लेगा। उसके बाद उसको एक पाइप देंगे, उसमें वो ब्लो करेगा। ठीक है, वो ब्लो करेगा तो हमको समझ करेंगे। अरे भाई वो तो दारू के लिए करते हैं, जब बात देखो तब वाइन पे आ जा रहा है। नहीं वैसा नहीं रहता है, वो तो कलर चेंजेस बेस्ड है, केमिकल है उसमें कि वो अल्कोहल का जो केमिकल है वो रिएक्ट कर जाता है तो कलर चेंज हो जाता है, केमिस्ट्री है वो तो। ये स्पायरोमीटर क्या करेगा, एक ब्लोअर ऐसा है, इनहेल करेगा पेशेंट, उसको बोलेगा जोर से एक्सहेल करने के लिए। वो जितना जोर से एक्सहेल करेगा तो हम चेक करेंगे 300-400 कितने रेंज में एक्सहेल किया, एक नॉर्मल पैरामीटर सेट है। उसके बाद हमको पता चलेगा कि इसका लंग्स का कैपेसिटी कितना है। ठीक है, मोस्टली पीएफटी करते हैं अपन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, असिस्ट करने के लिए क्या, ये क्या बोलता है, क्या दिक्कत है, अस्थमा है, ये वो है, इसका लंग कंस्ट्रिक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ एक और अगर डायग्राम बनाएगा तो सेम ऐसा ही। ठीक, इसमें एयर बाहर की ओर जाएगा। अब ये बचा है अस्थमा, लास्ट है सिंगल वर्ड। चलो रे, बहुत पढ़ लिया आज हैं, करो। क्या सांस लेंगे ना भाई, अगर आप सांस ले रहे हैं अपन फॉर एन इंस्टेंट, ये देखो। ठीक, काटना पड़ेगा इसको। ये देखिए, ये जो है ये डोम साइड में है अभी नॉर्मल स्पेस में। अगर इसको खींचेंगे अपन ऐसे दोनों साइड में तो क्या होगा, लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा ना भाई। वो क्या होगा, ऐसे वो मसल्स को नीचे की ओर लेके आता है और क्या होगा, वॉल्यूम अंदर आएगा। तो वॉल्यूम अंदर आएगा, कोई भी चीज तो दबेगा ना। ठीक है, तो वो जब वॉल्यूम जब वो रिलीज करेगा तो क्या होगा, वो वापस अपने शेप में चला जाएगा। ठीक, तो जब आप मूव कर जोर से सांस ले रहे हो तो पता चलेगा ये कुछ, ये यहाँ पे कॉलर बोन्स है और यहाँ पे ये जो शर्ट के बटन रहेंगे, मान लो तो हम चेक करते हैं शर्ट के बटन से या फिर क्या बोलता है कॉलर बोन से कि वो कितनी बार सांस ले रहा है पेशेंट एक बार में नॉर्मली।